Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine and I hope you read the earlier chapter और उसके जितने भी exercise part थे वो आपने complete कर लिए होंगे. So now let's move into the new fresh unit, that is unit 7, travel. The chapter is chapter 13, fuel and adventure. Let's start the chapter. Now the next thing is all vehicles need energy from the fuel to move. Different vehicles use different kinds of fuels. Fuels can be of two types, fossil fuels and alternate fuels. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो प्रोसेस जिसमें फ्यूल को हम कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में उसे हम कंबशन बोलते हैं एंड जो भी व्हीकल्स हैं उनको एनर्जी चाहिए होता है फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल ताकि वो चल सके. डिफरेंट व्हीकल्स जो है वो डिफरेंट तरीके के फ्यूल्स को यूज करते हैं. फ्यूल्स जो है वो टू टाइप्स के हैं, एक है फॉसिल फ्यूल्स और एक है ऑल्टरनेट फ्यूल्स. So let's talk about it. First one is fossil fuels. Petroleum is a fossil fuel. A fossil fuel is formed when sea animals and plants die and remain buried under the ground in the sea bed for thousands of years. Petroleum and other fossil fuels take millions of years to form. This is the reason that they are known as non-renewable sources of energy. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल कैसे बनता है? फॉसिल फ्यूल व्हेन जब सी एनिमल्स जो थे या जो प्लांट्स थे जब वो मर जाते हैं और वो डिकम्पोज हो जाते हैं under the ocean bed, under the sea bed and for thousand of years, then वो convert होते हैं किसमें? फ्यूल फॉर्म में, यानी कि पेट्रोल फॉर्म में. पेट्रोलियम एंड अदर फॉसिल्स जो है वो लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने के लिए. तो यही रीजन है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं? ये आ जाते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर. ओके. Petroleum is taken out from the earth by digging deep into the seabed. The oil that we get has many impurities and is called as crude oil. It is black, thick liquid. Crude oil is not fit for use. It is sent for refinery and processed there. After processing, petrol is supplied to petrol depot and from these depot it is finally taken to petrol pump. नाउ यहाँ पर बोल रहे हैं कि पेट्रोलियम को निकाला जाता है कहाँ से? फ्रॉम द अर्थ बाय डिगिंग डीपली डिग किया जाता है इनटू द सी बेड में एंड फिर ऑयल जो है उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होते हैं तो उस टाइप ऑफ ऑयल को हम क्रूड ऑयल बोलते हैं. ये बहुत ही ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है ये एंड क्रूड ऑयल जो है वो यूज के लिए फिट नहीं होता है तो उसको अच्छे से पहले रिफाइन किया जाता है ताकि हमें फाइन फॉर्म में प्रोसेस फॉर्म में पेट्रोल मिल सके एंड आफ्टर प्रोसेसिंग पेट्रोल को सप्लाई किया जाता है पेट्रोल डिपो में एंड फ्रॉम वहाँ उन डिपो से फिर वो जाता है कहाँ पर? पेट्रोल पंप में. Here you can see that different vehicles take different type of fuel. Truck runs on diesel, bus run on CNG and car runs on petrol. In olden days, vehicles ran by boiling water and later people started using coal, which is another fossil fuel formed by organic matter of plants that got buried under the surface of the earth. With the effect of high pressure and temperature, the organic matter changed into coal after a million of years. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पहले के टाइम व्हीकल्स को कैसे चलाया जाता था? यूजिंग द पावर ऑफ द स्टीम, जो कि बॉइलिंग वाटर था, मतलब पानी को बॉइल करके फिर चलाया जाता था व्हीकल को स्टीम पावर से एंड लेटर लोगों ने फिर क्या करा? दे स्टार्टेड यूजिंग द कोल. अब ये कोल क्या है? ये कोल एक अनदर फॉसिल फ्यूल है जो कि कैसे बना है? ये भी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है प्लांट्स का जो मर जाते हैं या एनिमल्स जो होते हैं वो जब डीपली बरीड हो जाते हैं अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ और आफ्टर कुछ मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद वो चेंज हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में. ओके, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो जो ऑर्गेनिक मैटर ये कन्वर्ट होता है फिर किसमें? कोल में इन द मिलियन ऑफ ईयर्स अगो. We have very limited supply of all these natural resources and they are being consumed at a far greater speed than they are being replenished. This is the reason they are also known as non-renewable sources of energy. We should try and use renewable sources of energy like solar energy and wind energy. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे पास अभी बहुत ही लिमिटेड सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है अभी के टाइम क्योंकि हम उन्हें ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं उनका, तो ये गलत चीज़ है. एंड यही रीज़न है कि ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर आ जाते हैं क्योंकि वापस रिन्यू नहीं हो सकते, इनको काफ़ी टाइम लगेगा रिन्यू होने में. एंड इनके अलावा हम कुछ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेंटी फॉर्म में प्रेजेंट है. ओके, प्लेंटी अमाउंट में. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो सोलर पैनल एंड विंड मिल. Now let's talk about
alternate fuels. Materials other than fossil fuels that can be used as a fuel are called alternate fuels. Some of the alternate sources of fuels for vehicles are hydrogen, biofuels like alcohol fuel, and biodiesel, battery and electricity. अब यहाँ पर बोला है कि मटेरियल अदर देन फॉसिल फ्यूल के अलावा भी कुछ ऐसे फ्यूल है जो हम यूज कर सकते हैं जिसको ऑल्टरनेट फ्यूल बोलते हैं, एंड कुछ ऐसे ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं फॉर व्हीकल्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बायोफ्यूल्स हो गए लाइक अल्कोहल फ्यूल हो गया, बायोडीजल हो गया, बैटरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इनकी मदद से भी व्हीकल चल सकते हैं. नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज अ पॉइंट थिंक एंड आंसर. सम पीपल कीप द इंजन स्विच्ड ऑन एट ट्रैफिक सिग्नल्स. डू यू थिंक इट इज राइट? कुछ लोग जो है ट्रैफिक सिग्नल में जब रेड लाइट होती है तब भी अपना इंजन ऑन करके रखते हैं, तो क्या ये सही है? आपको ये पता करना है कि क्या ये सही है या गलत है. Here you can see alcohols is used to run vehicles in Brazil. ब्राजील में अल्कोहल को यूज किया जाता है व्हीकल्स को चलाने के लिए. बायोडीजल इज यूज टू रन व्हीकल इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज. बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में बायोडीजल को यूज किया जाता है व्हीकल्स को चलाने के लिए. लिक्विफाइड हाइड्रोजन इज यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट में लिक्विफाइड हाइड्रोजन को यूज किया जाता है. Now the next point is adventure trip. Any activity which involve life danger and uncertain experiences is called an adventure. A person who undertake an adventure is called an adventurer. Adventure sports and adventure tourism have become very popular nowadays. Let's read about some adventure activities. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें इन्वॉल्व होता है लाइफ डेंजर और अनसर्टेन एक्सपीरियंस, मतलब हमें पता नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम एडवेंचर बोलते हैं. और पर्सन जो अंडरटेक करता है इस एडवेंचर ट्रिप को, एडवेंचर चीज को, राइड को, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवेंचरर बोलते हैं. उस पर्सन को हम एडवेंचरर बोलते हैं क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं इन चीज़ों को. एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर टूरिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है आजकल, एंड इसके बारे में हम और पढ़ते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो एडवेंचर स्पोर्ट, द राफ्टिंग. नाउ द फर्स्ट वन इज माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर. Reaching the top of the mountain has always been a major thrill for many people. Thousands of climbers climb mountains every year. They enjoy the beautiful landscape they see from the heights. Scaling a mountain gives a sense of victory to the climbers. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि टॉप ऑफ द माउंटेन में पहुंचना ये एक मेजर थ्रिल होता है कुछ लोगों के लिए, एंड उनको मजा आता है ये चीज करने में. थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंबर्स जो है वो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं हर साल, एंड वो एंजॉय करते हैं द ब्यूटीफुल लैंडस्केप को, वो एंजॉय करते हैं, जो कि वो जब वो पूरी ऊंची चौटाई में, मतलब जब वो पूरी ऊंची चोटी में जब वो पहुंच जाते हैं, सबसे टॉप पार्ट में वो जब पहुंच जाते हैं माउंटेन के, तो वो जब नीचे देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो जो लैंडस्केप होता है बहुत सुंदर लगता है. एंड सीइंग अ माउंटेन, और मतलब माउंटेन को जब वो देखते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ विक्ट्री उन्हें लगता है क्लाइंबर्स को. ओके, now the next point is challenges of mountaineering. Mountaineering, just like any other adventure, involves risk and danger. It is an activity that needs a lot of planning, training and scientific approach. ओके, सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो माउंटेनियरिंग है ये एक एडवेंचर है जिसमें रिस्क भी है और डेंजर भी है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी लाइफ भी जा सकती है. एंड ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके लिए सबसे पहले तो जो पर्सन है उसको अच्छे से प्लान करना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए, एंड ट्रेनिंग लेनी चाहिए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज ये सब भी होना चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, साइंटिफिक अप्रोच के बारे में भी पता होना चाहिए. ओके, हियर यू कैन सी द माउंटेनियर्स ऑन माउंटेन. Now before going further, there is a point, do you know Mount Everest was first climbed by Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay on 29th May 1953. जो माउंट एवरेस्ट है सबसे हाईएस्ट वाली जो माउंटेन है, दैट इज माउंट एवरेस्ट, ये किसने क्लाइम किया था सबसे पहले? सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे ने. कब किया था? 29 मई 1953 में. Now the next point is storms, rain, landslide and avalanches are quite common there. जो ये storms होता है, बारिश होती है, landslide होते हैं, avalanches होते हैं, ये quite common है वहाँ पर mountain region में. Next, breathing is another major problem at such height and breathless as oxygen is scarce and may cause एल्टीट्यूड सिकनेस इन क्लाइंबर्स. ब्रीदिंग जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पर माउंटेन में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो यही रीजन है कि वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो, वो अच्छे से सांस ले सके. तो वहाँ पर ब्रेथलेसनेस हो जाता है, ठीक है, या फिर सर ये भी हो सकता है कि एल्टीट्यूड सिकनेस हो सकता है, हाइट सिकनेस हो सकता है क्लाइंबर्स को.
Now before going further, there is a point think and answer. Climbers carry their own oxygen cylinders when they climb high mountains. Climbers जो अपने साथ अपना खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं जब वो माउंटेन को क्लाइंब करते हैं. Here you can see the landslide and avalanches. Now the next point is special gears. कुछ ऐसे gears है जो हम यूज करते हैं, जो माउंटेनियर्स यूज करते हैं. Special gears are required to prevent injuries and reduce risk. The gears include, special gears जो है वो चाहिए होता है ताकि इंजरीज वगैरह ना हो और रिस्क को रिड्यूस कर सके. तो यहाँ पर कुछ आपको स्पेशल गियर दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट वाला आपको दे रखा है आइस एक्स. And ice axe is required for climbing and self rescue. It is used for digging and breaking ice. Ice axe जो है वो climbing के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो climbing के लिए यूज करते हैं, और वो यूज होता है digging के लिए भी और ice को तोड़ने के लिए भी. Now next one is climbing boots. These boots are made with crampons and are used to climb tracks covered with ice and snow. अब वहां पर माउंटेन में चढ़ने के लिए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ शूज होने चाहिए, बूट्स होने चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टाइप ऑफ शूज या बूट्स हम नहीं चढ़ सकते हैं, इजीली गिर जाएंगे. ठीक है, तो ये जो क्लाइंबिंग बूट्स होते हैं ये वो बूट्स है जो कि किससे बने हैं, जो कि क्रैम्पॉन से बने हैं, एंड वो यूज करा जाता है टू क्लाइंब द ट्रैक्स, जो कि कवर्ड होता है किससे, आइस और स्नो से. नाउ नेक्स्ट वन इज हेलमेट. हेलमेट प्रोटेक्ट द स्कल. हेलमेट भी पहनते हैं ताकि अपने स्कल को बचा सके, अपने ब्रेन को बचा सके. Now next is snow goggles. Reflection of sunlight from ice on mountains can hurt the eyes badly and cause blindness. To prevent this, snow goggles are used. आपने देखा होगा जो क्लाइंबर्स है वो स्नो गॉगल्स को यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि जो रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट है फ्रॉम द आइस ऑन द माउंटेन वो उन पे डायरेक्टली पड़े ना. अगर वो डायरेक्टली पड़ गई तो वो ब्लाइंड भी हो सकते हैं, अंधे भी हो सकते हैं. तो इसी वजह से वो क्या यूज करते हैं, स्नो गॉगल्स यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट थिंग इज हार्नेस. A harness is used for attaching a rope to a person for fastening his or her body securely. Climbers wear warm clothes to protect themselves from the cold. Harness जो है वो किससे अटैच होता है, वो rope से अटैच होता है to the person, ठीक है, उस person की body में, and ताकि वो securely अच्छे से आराम से climb कर सके. Now next thing is that climbers जो है वो warm clothes पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? ताकि अपने आप को ठंड से बचा सके. Now next point, ropes and ladders. Nylon ropes are used in climbing and aluminium ladders are used to cross wide gaps. जो नाइलन रोप्स है, नाइलन की जो रस्सी है वो यूज किया जाता है चढ़ने के लिए, और एल्यूमिनियम लेडर जो होता है, सीढ़ी होती है, उसे यूज किया जाता है क्लाइंब करने के लिए, टू क्रॉस दैट वाइड गैप्स. ओके, here you can see the rope and carabiners. Let's talk about this one, carabiners. Carabiners are metal loops with spring loaded gates used as the connector. Carabiners जो होते हैं वो एक metal loops होते हैं जो spring loaded gates होते हैं इसमें, जो कि यूज होता है as a connector. Okay. Now let's talk about the sky. Heavenly objects have always fascinated human beings. The area beyond atmosphere is known as space. During the day we see in the sky and during the night we see stars and moon. During the day we see sun in the sky and during the night we see stars and moon. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि कुछ heavenly objects है जो हमेशा human being के ऊपर fascinated है, इनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा curious है. तो वो area of atmosphere जो कि heavenly body से covered है उसे हम space बोलते हैं. And during the day आप क्या देखते हो? आप देखते हो sun को. During the night आप क्या देखते हो? moon और stars को. Now let's talk about stars and constellations. Stars are fixed heavenly bodies having their own heat and light. They are scattered in the sky in clusters. A group of stars forming a recognizable pattern is known as constellation. अब ये जो stars है ये fixed है, ये fixed heavenly bodies है जिनकी अपनी खुद की heat और light है, and ये sky में कैसे बिखरे हुए है, scattered है clusters form में, और जो group of stars है जो एक recognizable pattern बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? constellation. जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में. Now next is the sun. The sun is a star. It is a hot ball of gas. It is the closest star to the earth. That it has its own heat and light. सन जो है एक बड़ा सा स्टार है, ये एक हॉट बॉल ऑफ गैस है और ये क्लोजेस्ट है हमारे प्लैनेट अर्थ के, एंड ये इसकी क्या है? इसकी खुद की हीट और लाइट है. नाउ नेक्स्ट वन इज द प्लैनेट्स. Planets are heavenly bodies that move around the sun. Planets do not have any
planets do not have any heat or light of their own. There are 8 planets in our solar system: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. अब यहाँ पर बोला है planets जो है वो एक heavenly bodies है जो किसके चक्कर लगाती है, सन के चक्कर लगाती है. planets का खुद का अपना heat and light नहीं है. और there are total कितने planets है? 8 planets है. उनके नाम आपको दे रखे एकदम serial wise में: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Here you can see the image of solar system. Now the next point is satellites. The moon that we see during the night is the natural satellite of the Earth. It revolves around Earth. It looks much bigger than the stars, but actually it is much smaller in size. It looks bigger because it is closer to the Earth. The moon does not have its own light. It shines because it reflects the light of the sun. Some planets do not have any satellite, whereas some planets have more than one satellite. अब यहाँ पर बोला है कि मून जो हम देखते हैं रात में वो क्या है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है हमारे प्लैनेट अर्थ का. एंड मून जो है वो दिखता तो वैसे बड़ा है, पर अगर हम स्टार से कंपेयर करें तो मून छोटा है. और मून का आपने देखा होगा साइज भी कम कम होता जाता है. ठीक है, तो बेसिकली मून हमारे पास है इसी वजह से हमें वो बड़ा लगता है, जबकि स्टार्स हमसे दूर है इसी वजह से वो हमें छोटे लगते हैं. और मून जो है उसकी खुद की अपनी लाइट नहीं है. मून को लाइट कहाँ से मिलता है? इट गेट रिफ्लेक्टेड बाय द लाइट ऑफ द सन. ओके, एंड कुछ प्लैनेट्स जो है उनकी नेचुरल सैटेलाइट मून होती है, कुछ की एक होती है, कुछ ऐसे भी प्लैनेट है जिनकी बिल्कुल भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, यानी कि मून नहीं है. कुछ ऐसे भी प्लैनेट है जिनकी मोर देन वन है, यानी कि उनका जो नेचुरल सैटेलाइट है वो एक से ज्यादा है. ओके, now before moving further there is an activity: make a model of solar system showing all 8 planets. आपको एक मॉडल बनाना है सोलर सिस्टम का जिसमें आप 8 प्लैनेट्स को दिखाओगे. Here you can see the artificial satellite. इसके बारे में हम पढ़ेंगे, but before moving into this point, artificial satellite, there is a point. Do you know? Aryabhatta was the first Indian satellite sent into space in the year 1975. आर्यभट्टा सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट है जो कि वो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो कि स्पेस में भेजा गया था. कौन से साल में? 1975 में. Now let's talk about it. Satellites that are made by a man and sent into space to orbit planets are known as artificial satellites. These satellites help in weather forecast, sending and receiving radio and television transmissions, help in locating mineral resources, etc. सैटेलाइट जो है जो कि ह्यूमन बीइंग बनाते हैं उन्हें हम मैन मेड सैटेलाइट बोलते हैं या आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं. एंड ये प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट करते हैं, या फिर ये कुछ ना कुछ हमें जानकारी देते हैं. जैसे कि कुछ सैटेलाइट जो है वो वेदर फोरकास्ट में मदद करते हैं, वेदर के बारे में जानकारी देते हैं. कुछ हमें रेडियो जो सिग्नल्स होते हैं उनको सेंड और रिसीव करते हैं टेलीविजन ट्रांसमिशन के लिए. एंड कुछ होते हैं जो मिनरल रिसोर्सेज को लोकेट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियंस इन स्पेस. The first Indian to go into space was राकेश शर्मा. जो पहले इंडियन जो स्पेस में गए उनका नाम है राकेश शर्मा, जैसे आप फिगर में देख सकते हो. The first woman of Indian origin to go into space was Kalpana Chawla. In 2003, she, along with her crew members at NASA, traveled into space in the space shuttle Columbia. The space shuttle disintegrated just 16 minutes before landing, and she died along with her co-astronauts. अब जो फर्स्ट वुमेन थी हमारी इंडिया की, इंडियन ओरिजिन की, जो स्पेस में गई थी वो थी कल्पना चावला, जैसे आप फिगर में देख सकते हो. 2003 में वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ 6 क्रू मेंबर्स वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ कहाँ पर? एट नासा ट्रैवल करा उन्होंने स्पेस में. और कौन से उसमें गए थे वो? स्पेस शटल में. उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया. ओके, एंड वो जो स्पेस शटल था जैसे ही वो अर्थ में पहुंचने वाला था, बस 16 मिनट्स वो लैंड ही होने वाला था, पर उससे ही पहले वो ब्लास्ट हो गया था जिसमें उनकी और उनके जो को एस्ट्रोनॉट थे उनकी जान चली गई थी. Now next thing is Sunita Williams, an Indian American astronaut, set the world record for the longest spent in space time by a female at 50 hours and 40 minutes. अब एक और है जो कि एक और विमेन है जिनका नाम है सुनीता विलियम. शी इज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट. ओके, इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा समय बिताया है स्पेस में. एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल. ओके, एंड उन्होंने कितना समय बिताया? 50 hours and 40 minutes. Now as we have read this chapter, let's move into the point vocabulary. First one is fossil fuel. A fuel formed from the dead remains of animals and plants that get buried under the earth for thousands of years. Next one is non-renewable sources of energy. Natural resources which are on the verge of extinction. Next one is space, the area beyond the atmosphere.
Next one is star, a fixed heavenly body with its own heat and light. Next one is planet, heavenly body that revolves around the sun and does not have its own heat and light. Now let's move into the point, things to remember. First one is, a fossil fuel is formed when animals and plants die and remain buried under the ground for thousands of years. Next one, the Indian Institute of Mountaineering trains people and equips them to climb high mountains. Next one, stars are fixed heavenly bodies with their own heat and light. Next one, planets are heavenly bodies that move around the sun. The sun and planets form the solar system. And the next point is, artificial satellites are man-made objects sent into space to orbit the planets. They are useful in weather forecast, communications, etc. I hope student that you understood this chapter. और आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और प्रैक्टिस जोन में जितनी भी एक्सरसाइज दे रही है उसे अच्छे से कंप्लीट करना है. Till then students, take care. Bye bye.